नमस्कार। संसद टीवी के इस बेहद खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद फातेह टीपू। हम इस वक्त हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में हैं, जहां 100 साल पहले इसी विधानसभा से पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन की शुरुआत की गई थी। यही वो ऐतिहासिक धरोहर है जहां 1921 में ब्रिटिश अफसर फ्रेडरिक वाइट को केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष मनोनीत किया गया था। इसी असेंबली से महिलाओं को वोट देने के अधिकार का प्रस्ताव भी पारित किया गया था। यही वो असेंबली है जहां पर यह प्रस्ताव पारित किया गया था कि देश की तमाम विधानसभाओं का अपना अलग सचिवालय होना चाहिए। इस खास पेशकश में हम आपको दिखाएंगे कि पीठासीन अधिकारियों के शताब्दी वर्ष समारोह के दौरान किन खास संकल्पों को पारित किया गया और लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करने के लिए किन खास पहलुओं पर चर्चा की गई। ये है शिमला की ऐतिहासिक विधानसभा जो ठीक 100 बरस पहले पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन की गवाह बनी। इसी विधानसभा में ब्रिटिश अफसर फ्रेडरिक वाइट को केंद्रीय असेंबली का पहला अध्यक्ष मनोनीत किया गया था। अब ठीक 100 बरस बाद शिमला ने एक बार फिर इस ऐतिहासिक अवसर की मेजबानी की है और पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन का शताब्दी वर्ष मनाया। 2 दिन के सम्मेलन में देश भर के राज्यों के विधानसभा अध्यक्षों और विधान परिषद के सभापति ने लोकसभा अध्यक्ष के नेतृत्व में लोकतंत्र की मजबूती का संकल्प लिया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत के लिए लोकतंत्र सिर्फ एक व्यवस्था नहीं है, बल्कि लोकतंत्र भारत का स्वभाव है, भारत की सहज प्रवृत्ति है। साथियों, भारत के लिए लोकतंत्र सिर्फ एक व्यवस्था नहीं है। लोकतंत्र भारत का स्वभाव है, भारत की सहज प्रवृत्ति है। आपकी ये यात्रा इसलिए भी और विशेष हो गई है क्योंकि इस समय भारत अपनी आजादी के 75 साल का पर्व मना रहा है, अमृत महोत्सव मना रहा है। ये संयोग इस कार्यक्रम की विशिष्टता को तो बढ़ाता ही है, साथ ही हमारी जिम्मेदारियों को भी कई गुना कर देता है। इसी ऐतिहासिक विधानसभा से 1923 में विट्ठल भाई पटेल को केंद्रीय विधान परिषद के लिए चुना गया था और 1925 में सेंट्रल असेंबली के अध्यक्ष के तौर पर वो चुने गए थे। यहीं से पटेल के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय शुरू होता है। विट्ठल भाई पटेल की निष्पक्ष निर्भीक विचारधारा ने अमिट छाप छोड़ी। विट्ठल भाई संसदीय विधि विधानों के प्रकांड विद्वान थे, जिसके कारण संसद में सभी दल उन्हें आदर और सम्मान देते थे। ये विधानसभा आधुनिक भारत की कई महत्वपूर्ण घटनाओं का साक्षी रहा है। काउंसिल ऑफ चैम्बर के इसी सदन से 1925 में विट्ठल भाई पटेल ने ब्रिटिश प्रत्याशी को हराकर केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष पद का चुनाव जीता था। बतौर अध्यक्ष विट्ठल भाई पटेल ने संसदीय मर्यादाओं और निष्पक्षता की वो मिसाल पेश की जो आज भी संसद और विधानसभाओं के लिए आदर्श है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि हर बरस इस मंथन से कुछ न कुछ अमृत निकलता है। आज इस परंपरा को 100 बरस हो रहे हैं। ये भारत के लोकतांत्रिक विस्तार का प्रतीक है। हमारा देश विविधताओं से भरा है। अपनी हजारों बरस की विकास यात्रा में हम इस बात को आत्मसात कर चुके हैं कि अनेकता के बीच भी एकता की भव्य और दिव्य अखंड धारा बहती है। एकता की यही अखंड धारा हमारी विविधता को संजोती है, उसका संरक्षण करती है। इस दौरान उन्होंने आने वाले 25 बरस देश के लिए महत्वपूर्ण बताए और देशवासियों से कर्तव्य पालन का आग्रह किया। हमारा देश विविधताओं से भरा है। अपनी हजारों वर्ष की विकास यात्रा में हम इस बात को अंगीकृत कर चुके हैं कि विविधता के बीच भी एकता की भव्य, एकता की दिव्य अखंड धारा बहती है।
एकता की यही अखंड धारा हमारी विविधता को संजोती है, उसका संरक्षण भी करती है। आज के बदलते हुए इस समय में हमारे सदनों की विशेष जिम्मेदारी है कि देश की एकता और देश की अखंडता के संबंध में अगर एक भी भिन्न स्वर उठता है तो उससे सतर्क रहना है। पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई मंत्र दिए। उनमें से एक महत्वपूर्ण मंत्र था कर्तव्य बोध। कर्तव्य शब्द का इस्तेमाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 बार किया और उन्होंने आह्वान किया कि आने वाला 25 साल देश के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण है, लिहाजा हमें अपने कर्तव्य का ध्यान रखना ही होगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अपने संबोधन में कहा कि विधायी संस्थाओं का मकसद प्रगतिशील कानून बनाने की दिशा में जनता और जनप्रतिनिधियों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना है, ताकि लोगों के जीवन में सकारात्मक सामाजिक आर्थिक परिवर्तन लाया जा सके। इस दौरान लोकसभा अध्यक्ष ने विधानमंडलों में बैठकों की घटती संख्या और उनमें गुणवत्तापूर्ण चर्चा के अभाव पर चिंता व्यक्त की। इस सम्मेलन में निरंतर चर्चा होती रही कि भारत के तीनों अंगों में किस प्रकार हम अपनी अपनी भूमिका में आदर्श संतुलन बनाए रखें और किस प्रकार विधायी निकायों को अधिक समर्थ और अधिक सक्षम बनाया जाए। हमारा ध्यान इस बात पर भी है कि विधानमंडलों में होने वाली चर्चा अधिक अनुशासित हो, सारगर्भित हो, गरिमा में हो और संसदीय विशेषाधिकारों में स्पष्टता लाए। बदलते परिप्रेक्ष्य में संसदीय समिति के कार्यक्रम को भी अधिक प्रभावी बनाया जाना और सूचना प्रौद्योगिकी का अधिक उपयोग हो, ताकि जनप्रतिनिधि अपने संसदीय दायित्वों का सम्यक निर्वहन कर सके। विधानमंडलों की बैठकों की घटती बैठकों की संख्या तथा कानून निर्माण के चर्चा में कमी हमारे लिए चिंता का विषय है। आजादी का अमृत महोत्सव का जिक्र करते हुए ओम बिरला ने विधायी निकायों से एक ऐसा आदर्श दस्तावेज तैयार करने का आग्रह किया, ताकि जब देश आजादी का शताब्दी समारोह मनाए उस समय पूरे देश के सभी विधानमंडलों के नियमों और प्रक्रियाओं में एक रूपता हो, जो जनता की आशाओं और आकांक्षाओं पर खरी उतर सके। इस साल की पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन की थीम शताब्दी यात्रा समीक्षा और भविष्य की कार्य योजना और पीठासीन अधिकारियों का संविधान, सदन और जनता के प्रति दायित्व थी। आजादी के अमृत महोत्सव में हम संकल्प करें कि फिर से विधानमंडलों की नियम प्रक्रिया की समीक्षा करने की आवश्यकता है, ताकि सभी विधायी संस्थाओं को नियम प्रक्रियाओं में एक रूपता हो, जिसमें सदन की गरिमा और प्रतिष्ठा और बढ़े, लोकतंत्र को सशक्त, जवाबदेही तथा पारदर्शी बनाते हुए सदनों में माध्यम से ज्यादा जनता को हम बेहतर परिणाम दे पाएं। पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में कई महत्वपूर्ण संकल्प पारित किए गए। पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन नई ऊर्जा और नए संकल्प के साथ संपन्न हुआ। इसमें 100 वर्षों की यात्रा में लोकतंत्र की मजबूती के लिए कई निर्णय लिए गए। सम्मेलन के दौरान हुए विमर्श में जनता की बढ़ती आशाएं और आकांक्षाओं को विधानमंडलों के माध्यम से ही पूरा किया जा सकता है। सदन के माध्यम से ही सरकारों की जवाबदेही तय की जा सकती है। पीठासीन अधिकारियों को अपनी भूमिका के बारे में निर्णायक फैसले लेने होंगे। ये जरूरी है कि विधानमंडलों के सदन निर्बाध रूप से चलें। सदन में बढ़ती अनुशासनहीनता, व्यवधान और हंगामे की बढ़ती प्रवृत्ति को रोकने की जरूरत पर भी बल दिया गया। ये भी तय हुआ कि सम्मेलन से संदेश जाए कि पीठासीन अधिकारी के रूप में हम अपने कर्तव्यों को निभाएं। जनप्रतिनिधियों को जनता की आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए प्रेरित करना हमारा कर्तव्य। सदन की गरिमा और मर्यादा को बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी। सभी विधानमंडलों की नियम प्रक्रियाएं एक जैसी हों।
सदन सुचारू रूप से बिना व्यवधान के चले, इसके लिए हमें अच्छी परंपराएं और परिपाटियां स्थापित करनी होंगी। सदन में व्यवधान, शोरगुल और तख्ती दिखाने की प्रतिस्पर्धा नहीं होनी चाहिए। प्रतिस्पर्धा हर क्षेत्र में नवाचार कर लोगों की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए होनी चाहिए। हम वन नेशन वन लेजिस्लेटिव प्लेटफॉर्म को निश्चित समय में तैयार करेंगे। विधानमंडल के पुराने डिबेट और अन्य संसाधनों को एक स्थान पर उपलब्ध कराएंगे। विधानमंडलों की बैठकों की संख्या को बढ़ाने के लिए हम कार्य योजना बनाएं। सदस्यों को मुद्दों को उठाने के लिए अधिकतम समय और अवसर उपलब्ध कराए जाएं। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में संसदीय समितियों का कार्य बहुत महत्वपूर्ण है। संसदीय समितियों के कार्यक्षेत्र में भी व्यापक परिवर्तन करने पर जोर दिया गया। पीठासीन अधिकारी साल में एक बार संसदीय समितियों द्वारा किए गए कार्यों का मूल्यांकन करें। पीठासीन अधिकारी समिति को आवश्यक सुझाव दें ताकि लंबित विषय समय पर पूरे हो सकें। संसदीय समितियां सरकारी नीतियों और कार्यक्रमों को प्रभावी बनाएं। संसदीय समितियां कार्यपालिका की जवाबदेही सुनिश्चित कर सकें। सभी राज्यों की विधानसभाओं में प्रारंभ हो शून्यकाल। पीठासीन अधिकारी लोकतांत्रिक संस्थाओं के मार्गदर्शक की भूमिका निभाएं। हम आदर्श विधानमंडल के रूप में काम करेंगे तो लोकतांत्रिक संस्थाओं के लिए आदर्श बनेंगे। हम संकल्प लेके जाएं कि सभी फैसलों को निश्चित समय पर पूरा करेंगे। देश की आजादी के 100 बरस पूरे होने पर इस सम्मेलन को मील के पत्थर के रूप में याद किया जाए और अगले 25 बरस के बदलते परिवेश में विधानमंडल नागरिकों के प्रति जवाबदेही के स्तंभ के रूप में कार्य करें। शिमला में आयोजित पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में कई संकल्प पारित किए गए। इस दौरान देश के अलग अलग राज्यों से आए विधानसभा अध्यक्षों और विधान परिषद के सभापतियों ने अपने अनुभव साझा किए। पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में आए देश के अलग अलग राज्यों के विधानसभा अध्यक्षों ने विधानसभाओं में की जा रही नई पहलों की जानकारी दी। उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सभापति ने बताया कि विपक्ष की संख्या सत्ता पक्ष से 50% ज्यादा होने के बाद भी विधान परिषद के सभापति ने अपने अनुभव से सदन को सुचारू रूप से चलाया। जिस दिन हमको सभापति की जिम्मेवारी मिली है, उस दिन सत्ता दल की संख्या बहुत कम थी और उससे विपक्ष की संख्या हमारे यहाँ मतलब 50% से अधिक विपक्ष की संख्या थी। तो हमको तो पहले दिन से ही इन चीज़ों का सामना करना पड़ा है, लेकिन हमारा पुराना अनुभव जो था उसके कारण और हमारे लोगों से संपर्क जो थे सारे दलों के लोगों से, उनके कारण हमको कोई कठिनाई नहीं हुई और हमारी उत्तर प्रदेश की विधान परिषद हमने बहुत अच्छी तरह से, हम कह सकते हैं, चलाई है और इस बात को बाकी विपक्ष के लोग भी स्वीकार करते हैं कि हमने ठीक से चलाया है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा की तर्ज पर ज्यादातर विधानसभाएं पेपरलेस होने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रही हैं। ओडिशा विधानसभा में भी अब सदन का सारा काम ऑनलाइन होता है। अब विधानसभा में काफी बदलाव आया है। वहीं कम से कम 60 दिन विधानसभा की बैठकों के लिए निर्धारित किए गए हैं। हमारा स्टेट में हमने पेपरलेस विधानसभा बना दिया। अभी कोई पेपर में कोई काम नहीं करता, सब ऑनलाइन में काम होता है और सब without online, no file moves. Besides that, we have done a lot of change in administration as well as also development of the Vidhan Sabha. आपको मालूम है हर स्टेट में भारत में कितना दिन विधानसभा बैठना कोई रूल नहीं है, लेकिन उड़ीसा में हमने रूल बनाया एटलीस्ट 60 days द विधानसभा मस्ट सिट, लाइक पार्लियामेंट का जैसे डेट रहता है, हमारा भी 60 days रहता है। बिहार विधानसभा में शून्यकाल में ज्यादा से ज्यादा सदस्य हिस्सा ले सकें, इस दिशा में तेजी से काम हो रहा है। वहीं ऑनलाइन सवाल का जवाब पहले भेज दिया जाता है, जिससे सदस्यों का समय बचे और पूरक प्रश्न अधिक हो सके। हम बहस में भागीदारी करें, हम प्रश्नों के माध्यम से सरकार के सामने सच को उजागर करें और उसमें पूरक प्रश्न के माध्यम से लोग ज्यादा से ज्यादा भागीदारी करें। तो ये एक नई परंपरा का हमने शुरुआत किया कि एक एक प्रश्न पर 1 दर्जन से ज्यादा पूरक प्रश्न का अवसर सदस्यों को हमने दिया। हमने शून्यकाल में ज्यादा से ज्यादा सदस्य भागीदारी करे, 15 जहां होता था वहां 76 तक ले गए। हमने सदस्यों को ऑनलाइन क्वेश्चन का जवाब पहले भेज दिया ताकि सदन का समय बचे और पूरक प्रश्न ज्यादा से ज्यादा हो सके। हरियाणा विधानसभा में भी ड्रॉ ऑफ लॉट से प्रश्नों का चयन शुरू किया गया है।
इस प्रक्रिया के माध्यम से सत्ता पक्ष और विपक्ष के चुने हुए प्रतिनिधि संतुष्ट भी रहते हैं। वहीं हरियाणा विधानसभा को ई विधानसभा बनाने का निर्णय लिया गया है। सबसे पहले तो एक आरोप जो किसी भी अध्यक्ष के ऊपर लगता है कि प्रश्नकाल के दौरान जो प्रश्न का चयन होता है उसमें कहीं ना कहीं जिस पार्टी से जो पीठासीन अधिकारी है उसके प्रश्नों का चयन होता है, उसको दूर करने के लिए हमने ड्रॉ ऑफ लॉट्स से जो है प्रश्न उनका चयन शुरू किया है और जिसके पश्चात सभी, चाहे वो सत्ता पक्ष के चाहे विपक्ष के जो हमारे सदस्य हैं, जो हमारे वहाँ पर चुने हुए प्रतिनिधि हैं, वो संतुष्ट हैं। शिमला में पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन के ठीक एक दिन पहले विधानसभा सचिवों की बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक की अध्यक्षता लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह ने की थी। वहीं राज्यसभा महासचिव पीसी मोदी भी मौजूद रहे। इस दौरान देश के अलग अलग राज्यों से आए विधानसभा सचिवों ने अपने अपने अनुभव साझा किए। इस कॉन्फ्रेंस में खास बात दो मुद्दों पर बहुत महत्वपूर्ण रही। एक तो ये कि जो भी विधायी निकाय हैं इनके सभी नियम एक रूपता होनी चाहिए जिससे कि समन्वय रहे। और अब चूंकि ऑलरेडी ई विधान पर प्रधानमंत्री जी का भी जोर है और वो चाहते हैं कि पूरे देश की विधायिकाएँ और विधायी निकाय एक से परस्पर जुड़े रहें और उनके नियम भी एक से हों। तो इस सम्मेलन में नियमों की एकरूपता पर चर्चा हुई। दूसरी बात, कोविड के बाद क्योंकि अब फिजिकल प्रेजेंस में दिक्कत आ रही है, इसलिए इस बात पर भी बहुत चर्चा हुई कि ऑनलाइन जो मीटिंग्स हैं वो की जाएं, कमेटियों की या सदन की, और भी जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में जब तक कि उनको विधायी निकायों में हम लोग नहीं लाएंगे तब तक आगे इसके बारे में प्रॉब्लम्स होंगी। तो ये दो मुद्दे बहुत महत्वता से हमारे यहाँ चर्चा हुई और इस पर जरूर कुछ ना कुछ रिजल्ट आएगा। तमिलनाडु और केरल विधानसभा के सचिव ने बताया कि नई सरकार के गठन के बाद वहां की विधानसभा में कई कदम उठाए जा रहे हैं। विधानसभा को पेपरलेस असेंबली बनाने के साथ साथ सदस्यों को लैपटॉप प्रदान किए गए हैं। After the formation of the new government during 2021, the government has taken many steps, and under the guidance of our honorable speaker, we have implemented paperless assembly in Tamil Nadu Legislative Assembly. We have provided all-in-one PC in each member's table for the use of the members, and we have also provided tablet to all the members, and all the documents that will be placed on the table of the house were uploaded in the all-in-one PC, and also simultaneously will be sent to all members through email, and they are trained how to have best performance in the assembly. We have conducted 2 days to program in our assembly chamber, and we have also conducted computer training for 2 days. Many vital subjects were discussed, and many of the participants had participated in the discussions. And the Honorable Lok Sabha Secretary General, who is the chairperson of the conference, and also the Rajya Sabha Secretary General, they were guiding the conference, and they had added more points to that. And I think these discussions will be taken care of when they make more and more rules and other regulations and other orders in this regard. ओडिशा विधानसभा को भी पेपरलेस बना दिया गया है। वहीं विधानसभा सदस्यों को ऑनलाइन प्रक्रिया से जोड़ दिया गया है। Odisha Legislative Assembly is unique in many features. NEVA, the flagship program of Government of India Parliament Affairs, that is being introduced in Odisha Assembly, and Odisha Assembly is the first state to introduce NEVA, which is basically a paperless office, and most of the transactions are done by internet, mobile, by e-banking, and most of the honorable MLAs have been provided with a laptop and PAMTop, and most of the works, the questions, the replies, and all the submissions and all the adjournments are being put to NEVA, and most of the journalists, those who are getting the papers, are not getting papers, they are getting all the through online. हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन के शताब्दी वर्ष में उन पलों को याद किया जब साल 1921 में पहली बार इस सम्मेलन की शुरुआत शिमला में हुई थी।
परमार ने यह भी बताया कि शिमला में हुई इस सम्मेलन की बैठक के दौरान सभी विधानसभाओं का अलग सचिवालय और महिलाओं के लिए मतदान अधिकार जैसे महत्वपूर्ण संकल्प पारित किए गए थे। 1921 में फ्रेडरिक वाइट इसके नॉमिनेटेड अध्यक्ष बने थे और 1925 में विठल भाई पटेल जी इलेक्टेड स्वराज पार्टी से चुने गए थे, जिन्होंने अंग्रेजी हुकूमत के प्रतिनिधि को हराया था। यह बहुत सी उपलब्धियों भरा स्थान है। मुझे ध्यान में है कि 1300 से अधिक प्रस्ताव इस माननीय सदन में पारित हुए हैं। हिंदुस्तान की महिलाओं को वोट का अधिकार मिलना चाहिए। ये 1925 में यहीं से प्रस्ताव पारित हुआ था। ये नदी नालों में और खड्डों में बहने वाला पानी पानी नहीं, ये सोना है। इस पर हमें रॉयल्टी मिलनी चाहिए। ये प्रस्ताव भी यहाँ पर पारित हुआ था। बुजुर्गों के पालन पोषण भत्ते का जिक्र अगर मैं करूं तो वो प्रस्ताव भी यहाँ पर पारित हुआ था। हर विधानसभा में विधानसभा का सचिवालय होना चाहिए, ये प्रस्ताव भी यहाँ पर पारित हुआ था, जो बाद में कानून बने। इस साल हिमाचल प्रदेश की स्थापना के भी 50 बरस पूरे हो रहे हैं। हिमाचल प्रदेश ने लोगों की आकांक्षाओं और आशाओं को पूरा करने के लिए चौतरफा प्रयास किए हैं। कोविड महामारी से निपटने के लिए राज्य के प्रयासों का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य में 100% टीकाकरण का लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है और 75% आबादी को टीकाकरण की दूसरी खुराक भी दी जा चुकी है। कोविड के संदर्भ में मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि हिमाचल प्रदेश ने अपनी प्रथम डोज जो है वो पूरे देश भर में सबसे पहले पूर्ण की। उसके लिए मैं प्रदेश की जनता का आभार व्यक्त करता हूं। विशेष तौर से मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं। वर्चुअल माध्यम से जुड़ करके आपने हम सबको मार्गदर्शन किया और आज हम सेकंड डोज का भी 75% जो है वो हिमाचल प्रदेश में हम पूर्ण कर चुके हैं। इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। शिमला से मुझे दीजिए मेरी पूरी टीम के साथ इजाजत। देखते रहिए संसद टीवी।